30 क्वेश्चंस में से एक बार देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके आ पा रहे हैं। ज़्यादातर पीडीएफ शेयर कर दी हैं। जो नया नोट्स का पीडीएफ है आपका, फ्री नोट्स का, सीडीपी का और बाकी सब्जेक्ट्स का, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैराथन करेंगे 5 दिसंबर से, रात को 9 बजे करने का पूरा प्रयास है। अभी भी हम 9 के टाइम पे आ नहीं पा रहे हैं, बट देर सवेर जैसे भी हो रही है क्लास हो जानी चाहिए। सैटरडे हम मिले थे, अभी आज मंडे है। करें कहानी शुरू। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसा कि मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना समय गवाए जो है फास्ट करेंगे थोड़ी सी स्पीड को। देखिएगा, इसको टेस्ट की तरह ही लीजिएगा। बेसिकली एक्सप्लेन मैं करके चलूंगी आपको, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये कहता है डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, लेकिन सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं है या यूनिफॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस कॉन्सेप्ट, कौन सा एक 4 ऑप्शंस में से इस बात का एक्सप्लेनेशन है जो बेस्ट तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक रूप नहीं है विकास, यानी सबके लिए समान नहीं चलता है। तो ये कैसे नहीं चलता है, ये आपको पहचानना है और बताना है। तो अगर मैं देखूं, डेवलपमेंट अकर्स एट दी सेम रेट इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फॉर एवरी चाइल्ड। यानी ये कहा गया है कि कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब या यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट सभी के लिए, सभी प्रकार का विकास, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, इमोशनल हो, ये सभी प्रकार एक ही तरह से सबके लिए सेम चलते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी लगती है कि सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आ रहे हैं, बट विकास की प्रक्रिया में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी होती है। ध्यान रखिएगा, पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की जो दर है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो भिन्न होती है। विकास की स्टेज सेम हो सकती है दुनिया भर में, तो ये कहना तो गलत है कि सबके लिए रेट सेम है। रेट सेम नहीं है विकास का, स्टेज सेम होती है। स्टेज में भी फिर अलग अलग चीजें अभी आएंगे उस पर। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन या अक्रॉस कल्चर। बात सही है कि जो विकास है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंस को तो फॉलो करता है कि बच्चा पहले बच्चा होगा तब बड़ा कहलाएगा, बड़ा होकर बच्चा नहीं बन जाएगा। हरकतें कर ले बात अलग है, लेकिन एज वाइज वो ओल्ड एज से अडल्टहुड में नहीं आ जाएगा, अडल्टहुड से एडोलेसेंस में नहीं आ जाएगा, रिवर्स नहीं चल रही हैं चीजें, ठीक है ना। तो सीक्वेंस तो सेम है। मे वेरी इन पेस एंड डिग्री, भाई किस दर तक और किस लिमिट तक जो है विकास हो रहा है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकता है, बात सही है। ऑल चिल्ड्रन अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरमेंट और जेनेटिक्स। सभी बच्चे अपने पर्यावरण या आनुवांशिकी के बावजूद एक ही समय में विकासात्मक विशेष उपलब्धि, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स सब सेम टाइम पे अचीव कर ले। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस आपसे एक सर्टेन एज पे, यानी एक उम्र में जो सामाजिक आकांक्षाएं हैं कि अरे अब तो 4 साल के हो गए हो, क्या पानी खुद से लेके नहीं पी सकते हो, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है। अरे 25 साल के हो गए, शादी क्यों नहीं कर लेते हो या कर लेती हो, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, है ना, इतनी बड़ी हो गई हो। तो ये क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक। सोशल एक्सपेक्टेशन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है एक तरह का, जो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि इस उम्र में ये काम हो जाना चाहिए। सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क भी कहते हैं। हैविंगहर्स्ट ने इसकी बात की थी। और अगेन ये सामाजिक आकांक्षाएं हैं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक तरह से सभी बच्चों में या सभी व्यक्तियों में हो, ठीक। फिर आते हैं आगे। तो ये बात तो कहना गलत होगा कि सारे बच्चे जो हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक ही समय पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरमेंट और जेनेटिक्स। अगर सही एनवायरमेंट नहीं मिल रहा तो ऐसा थोड़ी हर एज एक व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया, सब बन जाएंगे उसी उम्र में। तो हर एक बच्चे में ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेम समय पे आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। एनवायरमेंट का भी उसमें रोल है, ठीक है। बच्चा भाषा बोलना कहां से सीखेगा? अगर मोगली को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वो जो उसकी भाषा विकास के चरण हैं वो उस हिसाब से काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट उस तरह का है नहीं। तो कहां से अचीव होगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन? समझ पा रहे हो बात को? फिर आते हैं 4th ऑप्शन पे। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड कल्चर। के एनवायरमेंट का विकास में कोई रोल नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी का महत्वपूर्ण रोल है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी आपका जेनेटिक्स और आपका वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं विकास की प्रक्रिया में। तो यहां पे एक ही बात सही है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस बट मे वेरी इन पेस एंड डिग्री अक्रॉस चिल्ड्रन। यानी एक सीक्वेंस है कि बच्चा चलना सीखने से पहले या खड़े होना सीखने से पहले बैठना सीखता है, बैठना सीखने से पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है कि बच्चा पहले चाइल्डहुड में होगा, फिर एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में जाएगा। ऑर्डर है, पहले बुढ़ा होगा, बाद में अडल्टहुड में आएगा या बाद में बच्चा बनेगा, ये नहीं होता।
एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, लेकिन रेट भिन्न हो सकता है। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी है एक विकास का, कि विकास यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्मिटी का जो मतलब है विकास में, यानी एक रूपता का जो मतलब है, उसका मतलब है सीक्वेंस तो सेम है, सेम सीक्वेंस फॉर ऑल, कि भाई सब बाद में बूढ़े होंगे और फिर डेथ होगी। आई मीन चलो डेथ तो वो एक्सीडेंटल वो बात अलग है, लेकिन यहां पे क्या मतलब है कि अडल्ट के बाद ओल्ड एज आती है, अडल्टहुड के बाद वयस्क के बाद बुढ़ापा आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगी। ये एक सीक्वेंस है जो दुनिया के सब बच्चों पे, मानवों पे लागू होगा सेम तरीके से। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है या पेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की स्टेजेस कह लीजिए या सीक्वेंस जो है वो सबके लिए समान है, बट जो दर है वो भिन्न है। किसी में कोई चीज, विकास की कोई क्षमता जल्दी आ जाएगी, किसी में धीमे आएगी। एनवायरमेंट का, जेनेटिक्स का, सबका रोल है इसमें। तो रेट कह लीजिए, पेस कह लीजिए, ये दर जो है विकास की वो भिन्न होती है, स्टेज सेम है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, स्टेज में भी जो कई लोग हैं, जो कई मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि भाई स्टेज जो है वो एक पर्टिकुलर दिन पे नहीं अचीव हो जाती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक हैं वो भी, कि बचपन भी सबके लिए सेम नहीं है। एक गरीब घर और अमीर घर के बच्चे के लिए बचपन सेम नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, और देखो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मतलब विकास की दर में भिन्नता है, तो इसलिए हम मेथड्स में भी भिन्नता रखते हैं, सबके लिए यूनिफॉर्म मेथड या सेम मेथड यूज नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट? जहां रिसोर्सेज भर भर के हैं, यानी संसाधन पूर्ण या संसाधन परिपूर्ण वातावरण है, जहां बच्चे को जो है खाना भी अच्छे से मिलता है, खेलने को भी अच्छे से मिलता है, पढ़ने को भी अच्छे से मिलता है, अच्छे से अच्छे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी समृद्ध वातावरण है जो बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए कायदे में तो, बट मिल नहीं पाता। ठीक, तो अ चाइल्ड रेज्ड इन अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट, जहां भर भर के संसाधन हैं, विद एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल रही है, उसका भी एक्सेस है, अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर है, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, यानी ऐसी फैसिलिटीज जहां बच्चे को खेलने कूदने, स्पोर्ट्स, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सब हैं। कह लीजिए आप सचिन तेंदुलकर का बच्चा हो सकता है, या अंबानी के बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी समृद्ध परिवार, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूं कि उनको रिसोर्स रिच एनवायरमेंट तो मिला है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो सचिन तेंदुलकर ही बन जाएंगे? जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये सेम एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते। लेकिन पूछा कुछ ऐसा ही जा रहा है सवाल में, आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस, यानी अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? बेसिकली इंटरेक्शनिस्ट कह रहे हैं कि आपकी हेरिडिटी है और एनवायरमेंट है, तो वो जो हेरिडिटी है जब एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करती है तो एक सर्टेन वे में जो है विकास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, द चाइल्ड्स जेनेटिक पोटेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस इज लिमिटेड विच द एनवायरमेंट कैन नॉट इंप्रूव, यानी ये कह रहे हैं कि लिमिटेड है उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है और एनवायरमेंट से इंप्रूव नहीं हो सकता। नहीं, इंटरेक्शनिस्ट एनवायरमेंट को भी महत्व देते हैं। द चाइल्ड लैक्स मोटिवेशन ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ज्यादा डिपेंड हो गया है, ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये वो वाली बात है जो आमतौर पे हमारे घरों में चलती है। तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं है कि अगर आप सही रिसोर्सेज दे रहे हो, सही मात्रा में रिसोर्सेज से सारे बच्चे नहीं खराब हो जा रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज से खराब नहीं हो रहा बच्चा, वो डिफरेंट रीजन है, वो कहीं भी हो सकता है अगर गलत दिशा में जाना होगा तो। थर्ड ऑप्शन है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द चाइल्ड्स इनहेरिटेड एबिलिटीज एंड द प्रोवाइडेड लर्निंग डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं में जो उसको जेनेटिक्स से मिली है और जो प्रदान किया गया अधिगम का माहौल है उसके बीच में मेल की कमी है, मिसमैच है, यानी जो क्षमताएं उसके पास हैं और जिस तरह का एनवायरमेंट दिया जा रहा है दोनों मैच नहीं हो पा रहे। ये है कहानी। हाँ, हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन हेरिडिटी इन डिटरमाइनिंग एकेडमिक सक्सेस, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है हेरिडिटी से। ऐसी बात नहीं है, हेरिडिटी को भी महत्व यहां दिया जाता है। बच्चे की आनुवांशिक क्षमताओं और प्रदान किए गए अधिगम के माहौल के बीच कुछ तो डिफरेंस है। बात ये हो रही है कि जो क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो गड़बड़ होगी। ठीक, और इंटरेक्शनिस्ट में अगर हम देखें तो बेसिकली बच्चे के एक्सपीरियंस को महत्व देते हैं इंटरेक्शनिस्ट लोग, तो चाहे वो प्याजे हो, वाइगॉस्की हो, ब्रॉनफेन ब्रनर हो, जो कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंट है, जो एक्सपीरियंस बच्चे को मिल रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा। जेनेटिक्स अपनी जगह हैं लेकिन एनवायरमेंट का रोल रहेगा, एक्सपीरियंस का रोल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ चाइल्ड इन हर क्लास फर्स्ट लर्न्स टू, हो सकता है बच्चा बना हो किस चीज के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, या हो सकता है ऐसे किसी और फील्ड में साइंटिस्ट बनने के लिए, और आपने उसको डाल दिया स्पोर्ट्समैन कि नहीं तुमको भी क्रिकेटर ही बनना है क्योंकि तुम एक क्रिकेटर के बच्चे हो। ठीक, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। कितना भी रिसोर्सेज एनवायरमेंट है,
नहीं हो पाएगा क्योंकि पोटेंशियल कहीं और था। A teacher observes that a child in her class first learns to make broad scribbles with a crayon and later progresses to drawing precise shapes like circles and squares. Which principle of development does this observation demonstrate? यानी एक शिक्षिका है जो देखती हैं कि उनकी क्लास में एक बच्चा है जो क्रेयॉन से पहले बड़े बड़े रेखा चित्र बनाता है और बाद में वृत्त और वर्ग जैसी सटीक आकृतियां बनाना सीखता है। यानी पहले वो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एक बड़े, जैसे आप सबके हाथ में या हम सबके हाथ में कभी भी जब क्रेयॉन नहीं होते, वो जो कलर होते हैं मोम वाले एक तरह से, तो वो कुछ भी बच्चा बनाता है टेढ़ा मेढ़ा बड़ी सी आकृति जो उसको समझ में आ जाता है, दीवार पे, हाथों में, कहीं भी, मतलब दीवार पे, पेज पे, जहां मिल जाए उसको। लेकिन बाद में वो प्रिसाइज ट्रायंगल बनाने लग जाएगा, है ना, या फिर प्रिसाइज शेप बनाने लगेगा, बेसिकली सर्कल हो गया। ये कैसे कर पा रहा है बच्चा? क्या है? सामान्यकरण से विशिष्टीकरण की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, फटाफट बताओ। डेवलपमेंट फॉलोज अ सेफेलोकॉर्डल पैटर्न, तो ये तो हेड टू टो जाना चाहिए था सेफेलोकॉर्डल में, तो सिरोध पदोन्मुखी में तो सर से पैर की ओर जाना चाहिए था कि पहले सर से संभालना सीखेगा, फिर गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये जो टॉर्सो है आपका वो फिर टांगों पे कंट्रोल आएगा, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो हेड टू टो, टॉप टू डाउन जाएगा विकास। इसकी तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात तो हो रही है कि पहले वो बड़े बड़े कुछ शेप बनाता है और फिर बाद में स्पेसिफिक बनाना सीख जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम दी जनरल टू दी स्पेसिफिक, ये वैसा ही है जैसे पहले जब आपको बचपन में रंग भरने को दिया जाता था तो आपको कहा जाता था पहले यहाँ जो लाइन के पास वाला है इसको भर लेते हैं फिर अंदर भरेंगे, यानी पहले सामान्य क्रियाएं कर रहा है बाद में विशिष्ट। ग्रॉस टू फाइन भी बोल सकते हो आप इसको कुछ हद तक, ठीक। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी देन एनवायरमेंट, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो एनवायरमेंट की ही बात चल रही है। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, जब प्याजे नहीं लिखा या आपसे पूछा नहीं है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस के बारे में, तब तक अपनी मर्जी से नहीं लगाना इसको, ठीक। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है कि पहले वो सामान्य क्रियाएं कर रहा था, बड़ी बड़ी जनरल शेप्स बना रहा था, है ना, ग्रॉस मोटर या ग्रॉस में है तो इसमें फाइन ही, लेकिन ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है इसी के अंदर फिर ग्रॉस टू फाइन भी आ जाता है आपका। लेकिन यहां पे बात हो रही है कि सामान्य क्रियाएं, कुछ भी जो उसके मन में आ रहा था, जहां पेन पड़ जाए कुछ भी बना रहा था, अब वो स्पेसिफिक विशिष्ट बना रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ या जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ, ठीक। तो ये एक बात हुई, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका असर्शन है सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है एक बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया से बच्चे को कैसे बिहेव करना है और उसका जो व्यक्तित्व है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। ये बात तो सही है, हम मानते हैं सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रू है ये बात। अब क्या रीजन क्या है इस बात का? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यूज, यानी मूल्य, क्या सही है क्या गलत है, बिलीव्स, किस बात में वो विश्वास रखते हैं, एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएट टू देयर सोसाइटी, यानी किस समाज में कैसे व्यवहार करना एक्सेप्टेबल होगा, किन चीजों को मान्य माना जाएगा, जो चीजें हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर है क्या नॉर्मल है, क्या कपड़े पहनने हैं, अगर मैयत पे जाना है तो एक तरह के कपड़े और शादी में जाना है तो एक तरह के कपड़े, उल्टा कर देंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। कैसे पता लगा हमें ये अजीब हो जाएगा? समाजीकरण से। घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप सफाई करने लगते हैं और खुद आप कैसे भी पड़े हों, ये क्या कैसे हमें पता लगा? सोशलाइजेशन से। तो सामाजिकरण वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल या व्यक्ति जो है ये वैल्यूज एक्वायर करता है, कुछ मूल्य एक्वायर करता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे क्या उसके विश्वास हैं, वो किस चीज में विश्वास रखेगा, किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, वॉट एवर, ये सब सामाजिकरण से। समाज में कैसे रहते हैं इसका नियम, समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, उनको एक्वायर करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है, उनको सीखने की प्रक्रिया, अडेप्ट करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। तो ये बात तो सही है कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर फिर आपका जिस समाज में आप रह रहे हैं, अमेरिका में रहते हैं तो आपके लिए सही गलत कुछ और होगा, भारत में रहते हैं तो कुछ और होगा, समाज के रूप में इंडिविजुअल वैल्यूज अलग हो सकती हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है समाजीकरण पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और समाजीकरण ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक पेपर में आता है टीचिंग के, है ना, क्योंकि बच्चों को सोशलाइज तो कर ही रहे हैं ना आप, स्कूल में जब वो आ रहा है 4 बच्चों के साथ खेलेगा, ग्रुप में रहेगा, क्लास में रहना सीख रहा है, तो सामाजीकरण उसका हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन इन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थियरी में जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है पियाजे का, उसमें आत्मसातीकरण का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस को पढ़ के बताना है, अच्छा सवाल है ना। पहला है अ चाइल्ड हु लर्न्स दैट डॉग्स बार्क एंड अप्लाइज दिस नॉलेज व्हेन सीइंग न्यू डॉग्स, यानी एक बच्चा जो सीखता है कि कुत्ते भौंकते हैं और नए कुत्तों को देखकर इस ज्ञान को लागू करता है कि भैया कुत्ते जो हैं वो बार्क करते हैं, भौंकते हैं, बिल्ली जो है वो म्याऊं करती है, ये बच्चे ने सीखा और इसको अप्लाई किया। जब अगली बार देखा कुत्ते को भौंकते हुए, हाँ ठीक
ठीक है, भौंकेगा ही कुत्ता, ठीक। डांस थोड़ी मतलब बातें थोड़ी करेगा कुत्ता, भौंकेगा, ठीक है। सेकेंड है, अ चाइल्ड मॉडिफाइज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हीकल्स टू इंक्लूड बाइसिकल्स आफ्टर इनिशियली बिलीविंग दैट व्हीकल्स ओनली इंक्लूड कार्स एंड बसेस। एक बच्चा जो वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है यानी मॉडिफाई करता है। अब ये वर्ड मॉडिफाई आ गया और पूरा भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ मॉडिफाई देख करके ही मान लेंगे। कई बार पूरा सेंटेंस ऐसा होता है पेडागोजी में जो क्वेश्चन को घुमा देता है, तो अगर आपने वर्ड से सिर्फ रट्टे लगाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक। तो एक बच्चा वाहनों के बारे में अपनी समझ को संशोधित करता है जिसमें साइकिल शामिल है, जबकि उसे शुरू में लगता था कि वाहनों में केवल कार ही होती है क्योंकि उसने कार ही देखी थी। अब उसने नया कुछ मॉडिफाई करके चेंज करके अब उसने देखा कि अच्छा ये भी होता है। तो ये एकोमोडेशन है, जब आपने नया स्कीमा बनाया या फिर पुराने को मॉडिफाई किया, ठीक। तो एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन नहीं है। अ चाइल्ड स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पुश एंड पुल इन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी बच्चे ने पुश सीखा, पुश मतलब धक्का देना है, पुल मतलब खींचना है दरवाजे को, है ना। अब इन दोनों में वो स्ट्रगल कर रहा है फिजिकल रियलिटी में, जब वो एक्चुअली प्रैक्टिकल रियलिटी में जाता है तो वो स्ट्रगल करता है, तो वो अप्लाई करने में स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ एसिमिलेशन एकोमोडेशन की दिक्कत नहीं है। फिर है फोर्थ ऑप्शन, अ चाइल्ड बिल्ड्स अ कंप्लीटली न्यू मेंटल स्कीमा व्हेन एनकाउंटरिंग एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक अपरिचित वस्तु उसके सामने आती है और वो एक नया स्कीमा बनाता है, एकोमोडेशन कहलाएगा ये। या तो नया स्कीमा बनाना या पुराने में मॉडिफिकेशन करना। जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ जस्ट ऐड कर ले रहे हैं तो वो एसिमिलेशन है, जो कि यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन में कि अ चाइल्ड हु लर्न्स दैट डॉग्स बार्क एंड अप्लाइज दिस नॉलेज व्हेन सीइंग न्यू डॉग्स। एक और क्वेश्चन बहुत सालों पहले आया था, 2014, 15, 16 के बीच में कहीं के, मतलब इन्हीं 3 सालों में से आया होगा क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं ना, हर साल 14 में भी 2 हुए होंगे, 15 में भी 2 हुए, फिर 16 में भी, सीटेट साल में 2 बार होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो बात है आपकी कि जैसे उसमें क्वेश्चन आया था, सीता एक बच्ची है जो दाल चावल को मिक्स करके खाना सीख रही है और जब वो खाती है तो ये क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन है। भाई मैंने लिखना सीखा और लिख के देखा, एसिमिलेशन है। मेरे ब्रेन में, मेरे स्कीमा में मैंने ऐड किया इस प्रक्रिया को। तो जब बच्चे ने सीखा कि जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं और इसको अप्लाई किया, जब अगली बार देखा कुत्ते को भौंकते हुए, हाँ कुत्ते भौंकते हैं, तो जो एसिमिलेटेड था, जो भरा हुआ था दिमाग में, जब वो बाहर उसने दुनिया में देखा एनवायरमेंट में, तो उसने कहा हाँ दोनों बैलेंस में है। उसको पता है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते को भौंकते हुए देखा, एसिमिलेशन है, यानी आत्मसात किया हुआ है जो चीज, आत्मसातीकरण है। इसको एक चार्ट से भी समझ सकते हो आप, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई कह रहा है डेली क्लास लिया करो, हाँ भाई इस बार मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, 5 के 5 दिन, पूरी कोशिश है ना। मैं समझ रही हूँ आपकी दर्द जो है आपका, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इस पूरी प्रक्रिया को हम अडेप्टेशन कहते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसमें शामिल है? ये है आपके अडेप्टेशन की प्रक्रिया में शामिल। किसकी प्रक्रिया में? अडेप्टेशन की प्रक्रिया में, अनुकूलन की प्रक्रिया में, अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल है, अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल है, ठीक। अडेप्टेशन, अगर हम देखें यहां, ये अडेप्टेशन प्याजे की थियरी में आता है, ठीक। हाँ, जो एसिमिलेशन का मतलब है किसी चीज में नहीं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी वर्तमान ज्ञान है उसमें जोड़ना। आपने स्कीमा में कुछ ऐड कर लिया आपने जो आपके पास ऑलरेडी था। तो अगर आप देखें यहां पे एसिमिलेशन यानी आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में कुछ आपने जोड़ लिया, है ना। जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ बस ऐड कर लिया, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड कर लिया, ठीक। एसिमिलेशन है, ठीक। कि कुत्ता जो है भौंकता है, इस बात को ऐड कर लिया उसने, एसिमिलेशन है, सिंपल। इक्विलिब्रेशन क्या है? अगली बार कुत्ते को भौंकते हुए देखा और कहा हाँ कुत्ता भौंकेगा ही, तो डिबेट थोड़ी करेगा, चर्चा थोड़ी करेगा अंग्रेजी में। तो ये क्या है? इक्विलिब्रेशन, बैलेंस, यानी जो दिमाग में था और जो दुनिया में देखा दोनों क्या है? संतुलन में है। इसको संतुलन कहते हैं। आत्मसात कर लिया, फिर संतुलन देखा, एक नई सिचुएशन आई जहां उसने देखा कुत्ता म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अब वो कहेगा यार ये क्या है, ये तो मेरे दिमाग में जो डेटा फीड है उससे मैच ही नहीं हो रहा, है ना। मम्मी ने तो कहा था झूठ नहीं बोलती, और मम्मी कह रही हैं कि अंकल को कह दो, या पापा कह रहे हैं अंकल को कह दो मम्मी नहीं है घर पे या पापा नहीं है घर पे। अब नई सिचुएशन आई, दिमाग डिसबैलेंस में जो एसिमिलेटेड था वो बैलेंस में नहीं है, अब असंतुलन की स्थिति आ चुकी है कि ये क्या हुआ। फिर मतलब नई सिचुएशन में ये चीज हुई, इसके जस्ट बाद यही सिचुएशन बनेगी, न्यू सिचुएशन आ गई, एनकाउंटर किया नई सिचुएशन को, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है, जो दिमाग में था और जो दुनिया में है ना। जो मम्मी ने कहा था और जो कर रही है उसमें अंतर आ रहा है। तो ये क्या होगा? असंतुलन की स्थिति आ गई। अब मॉडिफाई करके नया स्कीमा बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई बड़े लोग जो हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में ऐसा कई बार कर देते हैं, या तो आपको एक नया स्कीमा ही बनाना पड़ेगा कि मम्मी तो जो है या पापा तो जो है भैया ये जो बात है ऐसा है, उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलते बट बोलते हैं, वट एवर, है ना। तो एकोमोडेशन करना पड़ेगा, यानी अब म्याऊं जब कुत्ते ने किया है तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये कुत्ता नहीं था, नई सिचुएशन आई,
म्याऊं किया कुत्ते ने और आपके दिमाग में डिसबैलेंस हो गया, अरे ये कुत्ता तो नहीं है, ये तो कुछ और है, वो तो भौं भौं करता है। फिर आपको पता लगता है कि ये तो बिल्ली थी, तो एक नया स्कीमा बनाते हैं और पुराने स्कीमा में या तो मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, फिर से कोई नई सिचुएशन आएगी और ये सब चलता रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर, सारे लेंदी क्वेश्चन होंगे जैसे पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंदी का मतलब ये नहीं है कि सारे मुश्किल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग? कौन सी एक कक्षा पद्धति है, एग्जाम्पल है जो वाइगॉत्स्की की थियरी को रिप्रेजेंट करती है? पहला है अलाउइंग चिल्ड्रन टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डिस्कवर नॉलेज थ्रू ट्रायल एंड एरर। त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से नॉलेज को डिस्कवर करना व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, और वाइगॉत्स्की क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। बिहेवियरिस्ट लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप सीटेट पास कर लेंगे। व्यवहारवाद एक तरीका है सीखने का। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म क्या है? एक साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, विचार है, विचारधारा है पूरी, जो ये कहती है कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ट्रायल एंड एरर, बार बार गलती करो फिर सीखो, ये सब क्या, प्रयास करो गलती होगी फिर सीखोगे, ये सब बातें आपके व्यवहारवादी लोग करते हैं और वाइगॉत्स्की ये बात नहीं करेंगे। अ टीचर प्रोवाइडिंग हेल्प बाय ब्रेकिंग, देखिए नेगेटिव शब्द की अगर मैं बात करूं, पियाजे और वाइगॉत्स्की दोनों के बारे में लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, चाहे वो पियाजे हो चाहे वाइगॉत्स्की हो, है ना, दोनों रचनावादी हैं। पियाजे जो हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगॉत्स्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वाइगॉत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो अगर हम देखते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की को, तो कुछ नेगेटिव शब्द हैं जो वाइगॉत्स्की और पियाजे कभी भी यूज नहीं करेंगे, जैसे रिवॉर्ड लिखा हुआ हो। ये बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, ना कि उसको रिवॉर्ड के लालच में या पनिशमेंट के डर से सिखाने पे, है ना। रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, रीइंफोर्समेंट हो कि पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब इनके काम का नहीं है। ये तो कह रहे हैं बच्चा पहले ही क्यूरियस है, बच्चा तो जिज्ञासु है, वो तो सीखना चाहता है, आप उसको सिखाइए तो सही। पनिशमेंट हो, कंडीशनिंग हो, ये ऐसे शब्द हैं सब, यानी दंड, पुरस्कार, पुनर्बलन, कंडीशनिंग जिसको हम कह रहे हैं अनुकूलन। ठीक, और क्या है यहाँ पे? ट्रायल एंड एरर हो गया। इस तरह की बातें पियाजे वाइगॉत्स्की नहीं करते नजर आएंगे। ये पियाजे और वाइगॉत्स्की की विचारधारा को, यानी रचनावाद को, जो मीनिंग मेकिंग की, अर्थ निर्माण की बात करता है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। पियाजे और वाइगॉत्स्की बच्चों को पैसिव यानी निष्क्रिय रखने की बात नहीं करेंगे, रटवाने की बात नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको देख लेनी है थोड़ा सा, है ना, क्लियर है। ये सब नेगेटिव हैं अगर पियाजे और वाइगॉत्स्की को ध्यान में रखें, क्योंकि वो ज्ञान की रचना पे फोकस कर रहे हैं, रटवाने पे नहीं। ये सब व्यवहारवादी काम है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो अगर हम देखें क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ लर्निंग, यानी वाइगॉत्स्की की थियरी ऑफ लर्निंग को बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है। अ टीचर प्रोवाइडिंग हेल्प बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग हेल्प एज स्टूडेंट्स गेन प्रोफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, जैसे जैसे बच्चे की डिफिकल्टी लेवल कम होता जाए, वो उसको समझ में आता जाए, आप हेल्प कम करते जाएंगे, उस स्टेप पे मदद करना जहां बच्चा अटक रहा हो, और फिर उस मदद को हटा लेना। जैसे अभी मैं ये डिस्कशन करके आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन पेपर आप खुद ही देके आएंगे, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको, टेम्परेरी हेल्प की प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन है रिलाइंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड, जब आप जैसे जब बच्चे के माता पिता उसको लिखना सिखा रहे हैं, पेन पकड़ते हैं, शुरुआत में टीचर भी पेन पकड़ा करके कई बार मदद करती है सिखाने में, लेकिन जब वो खुद से सीख जाता है तो वो मदद हटा ली जाती है। तो टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, अस्थायी मदद। फिर आता है थर्ड ऑप्शन रिलाइंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर पे और मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन पे तो पियाजे वाइगॉत्स्की बात ही नहीं करेंगे। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू मास्टर डिफिकल्ट टास्क विदाउट अडल्ट और पीयर सपोर्ट, नहीं। वाइगॉत्स्की तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति, इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति की मदद लेकर के सीखिए, ये बात तो वाइगॉत्स्की कह ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से बताएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सॉल्व करना। देखना, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कौन सा एक कथन है जो विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण के बीच अंतःक्रिया को ठीक से एक्सप्लेन करता है। ईशा कराएंगे भाई, ईवीएस का भी एक आध सेशन जरूर लूंगी। तो हेरिडिटी
completely determines a child's abilities and talents while the environment has no influence। यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेरिडिटी ही टोटली डिसाइड करती है बच्चे के विकास को, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो दुनिया में सारे काम बंद कर दो, हेरिडिटी अपने आप कर देगी सारी चीजें। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। किसी भी एक साइड नहीं झुकना है पूरी तरह से। कुछ चीजों में हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, कुछ चीजों में एनवायरमेंट का ज्यादा रोल है ना। आपकी आंखों के रंग में एनवायरमेंट कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपको हेरिडिटी से मिला है, उसको आप नहीं बदल पाएंगे, लेंस ही लगाने पड़ेंगे एनवायरमेंट से। तो द एनवायरमेंट सोनली शेप्स अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। यानी जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से बच्चे के विकास को आकार देता है, चाहे उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति कुछ भी हो। यानी सिर्फ एनवायरमेंट ही शेप कर रहा है तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को जन्म से ही, अगर स्टीफन हॉकिंग की बात करें, आई थिंक उनको सेरेब्रल पाल्सी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या कोई भी व्यक्ति जो एक कंडीशन के साथ जन्म लिया है जिसने, जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंट से ठीक ही हो जाए। सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं, है ना। आप सर्जरी कराते रहिए, शक्ल एक्चुअल शक्ल थोड़ी बदलेगी, मतलब वो एक्चुअल थोड़ी है फिर। तो हेरिडिटी से जो मिल गया वो आप उसको अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। हेरिडिटी सेट्स दी पोटेंशियल, और वो अगर बदल रहे हैं तो एनवायरमेंट का उसमें रोल हो गया। फिर हेरिडिटी सेट्स दी पोटेंशियल बट द एनवायरमेंट डिटरमिन्स हाउ दैट पोटेंशियल इज रियलाइज्ड। आनुवांशिक क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण जो है यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाएगा। मतलब हेरिडिटी एक पोटेंशियल तो सेट कर देती है कि आपके अंदर ये क्षमता है, बट एनवायरमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि पोटेंशियल रियलाइज हुआ है कि नहीं है। हो सकता है आप में एक साइंटिस्ट बनने की क्षमता हो, बट आपका जन्म ऐसे एक रिमोट एरिया में और ऐसे मे बी नक्सलाइट एरिया में हो गया हो कि जहां एजुकेशन तो छोड़िए, आपको एनवायरमेंट गन चलाने का ही मिला हो। तो कहां से आपका जो पोटेंशियल था साइंटिस्ट बनने का वो बाहर आ जाएगा? समझ रहे हो? तो हेरिडिटी पोटेंशियल तो देती है, लेकिन आपका आईक्यू बहुत हद तक हेरिडिटी से निर्धारित होता है ना, और भी सारे फैक्टर्स हैं। तो लेकिन जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट सुनिश्चित करेगा कि वो पोटेंशियल रियलाइज होगा कि नहीं होगा। पता नहीं कितने लोग जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर बन सकते होंगे इस देश में, कितने लोग जो हैं बहुत अच्छे कुछ और मैथमेटिशियन बन सकते होंगे, साइंटिस्ट, डांसर, व्हाटएवर, बहुत कुछ बन सकते होंगे, बट उनको वो एनवायरमेंट कभी मिल ही नहीं पाया जिससे वो पोटेंशियल रियलाइज हो पाए। तो ये बहुत लोगों की कहानी है। क्रिकेटर बन सकते होंगे, है ना, और मुझे लगता है मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती थी, बट उस तरह का एनवायरमेंट था नहीं। ठीक, तो ये एक बात हुई। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, मतलब ऐसे तो फिर हम सबको कुछ ना कुछ लगता रहेगा, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर अनरिलेटेड फैक्टर्स दैट इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। यानी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है दोनों ही अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड नहीं है भाई, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो हमें थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है कि आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है, लेकिन पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उस क्षमता को कैसे साकार किया जाएगा। यानी हेरिडिटी सेट्स द लिमिट, पोटेंशियल सेट कर देती है। मैं अभी एक पिक्चर के थ्रू आपको ये समझाऊंगी, है ना। हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है, हेरिडिटी पोटेंशियल बताती है हमें, लेकिन वो पोटेंशियल रियलाइज कैसे होगा, वो एक्चुअल में बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये एनवायरमेंट डिसाइड करेगा। तो हेरिडिटी सेट्स द लिमिट कि हाउ फार वी कैन गो। ठीक, लिमिट सेट कर देगी, वहीं एनवायरमेंट जो है ये लिमिट तक पहुंच पाएंगे आप या नहीं पहुंच पाएंगे, कितना दूर जा पाएंगे, ये एनवायरमेंट देखेगा। तो हेरिडिटी डिसाइड करती है कि हाउ फार वी कैन गो, यानी कितनी दूर हम जा सकते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हेरिडिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है आपके डेवलपमेंट के लिए। रॉ मटेरियल क्या है? आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपको कंक्रीट चाहिए होगा, ईंट चाहिए होगी, बदरपुर रोड़ी, व्हाटएवर जो भी लगता है, सीमेंट, और इस सब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये एनवायरमेंट है। रॉ मटेरियल दे दिया आपको, अब आप कैसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ये एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट डिसाइड करता है हाउ फार वी विल गो, और हेरिडिटी जो है वो निर्धारित करेगी कि संभावना कितनी है। अगर आईक्यू बिल्कुल 25 है तो आप बच्चे को साइंटिस्ट नहीं बना पाएंगे, ये हेरिडिटी ने निर्धारित कर दिया है ना। चलिए, खैर एक पिक्चर के थ्रू इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, समझते हैं। ये पिक्चर है जो क्या कहना चाहती है, देखिए। ये कह रही है, यहाँ पे दो पिक्चर हैं, एक पेड़ के कॉन्टेक्स्ट में है, ट्रीज के, और दूसरी है ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, संदर्भ में जिसको हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके इस पेड़ के अंदर जो जेनेटिक क्षमता है, जब आपने एक पौधा लगाया कि इसकी जड़ें जो है बहुत ही जमीन में जाएंगी और ये इसके अंदर फल फूल पौधा सब कुछ निकल के आएगा, इससे मतलब फल उगेंगे इस पेड़ पे, ये छाया प्रदान करेगा। ये पोटेंशियल है, जेनेटिकली मिला है, मुझे और आपको नहीं, पेड़ को मिला है। अभी उसके जेनेटिक्स की बात हो रही है, उसके डीएनए, उसकी हेरिडिटी की बात हो रही है, आनुवंशिकता से मिला है पेड़ को। अब अगर इसको सही एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, सही टाइम पे धूप नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, आपके घर में पौधे लगे होंगे, मान लीजिए उन पौधों को अगर आप पानी नहीं दे, पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छे से फल फूल सकते हैं, ये उनको जेनेटिकली मिला है, लेकिन वो रॉ मटीरियल जो मिला है वो एनवायरमेंट ही जब तक नहीं मिलेगा तब तक बात बनेगी नहीं। अगर सूरज, पानी, हवा, जल ये सब नहीं मिला, पौधा खत्म।
तो वही बात है यहाँ पे कि जो एनवायरमेंट है वो पोटेंशियल जो आपको मिल गया है कि आप एक 6 फीट के व्यक्ति बन सकते थे बट न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन हो गया, मान लीजिए कुपोषण के शिकार हो गए आप, तो वो पोटेंशियल गया पानी में। ठीक, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बच्चे के केस में अगर हम बात करें, ये सेब देख के मेरे दिमाग में यही आया कि न्यूटन उस दिन बैठे थे और सेब होता ही नहीं गिरने के लिए, तो कैसे होता है, तो फिर कहां से जो है वो लॉज आते हैं। ये तो मैं मजाक की बात कर रही हूँ। खैर, तो बेसिकली एनवायरमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर एनवायरमेंट आपको मिला ही नहीं जहां आप फल फूल सकते हैं, एजुकेशन का कभी मौका ही नहीं मिला, तो कहां से आप, कई सारी चीजें हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट जो है प्रोडक्ट है, यानी परिणाम है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ एस्पेक्ट में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 50% हेरिडिटी और 50% एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऐसा वुडवर्थ साहब कहते हैं। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी बात क्लियर है? बहुत सारे डाउट आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट को लेकर के क्लियर हुए होंगे। जैसे कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे आपका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस का स्तर है, वो बहुत हद तक हेरिडिटी से प्रभावित होता है। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट का फिर उसमें रोल है। एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आईक्यू एवरेज ही है सबका, अगर देखा जाए 60% से ज्यादा लोगों का। और फिर अगर हम बात करें, और आईक्यू पे भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ये सब भी रिसर्च कहती है। खैर वो एक अलग अंतहीन डिबेट है। ठीक, चलिएगा। खैर, या आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका टेम्परामेंट, स्वभाव, ये तक हेरिडिटी ज्यादा निर्धारित करती है। और वहीं आपका न्यूट्रिशन, आपको पोषण कैसा मिलेगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब कैसा मिलेगा, ये एनवायरमेंट निर्धारित करता है। ठीक, और दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये इसको आप कह लीजिए नेचर निर्धारित करता है। ठीक, चलिए फटाफट से, प्रकृति वर्सेस पोषण विवाद कहते हैं इसको, कि कुछ लोग कहते हैं नेचर इंपॉर्टेंट है यानी हेरिडिटी, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स्ड है, स्टैटिक है। और कुछ लोग कहते हैं एनवायरमेंट यानी वातावरण महत्वपूर्ण है, जो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज मोस्ट एप्लीकेबल व्हेन डिजाइनिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम, यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं क्लासरूम में। आप मेथड जब चूज कर रहे हैं या पढ़ाने की तकनीकें चूज करते समय या चुनते समय कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है? डेवलपमेंट इज, यानी अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड चुनना सर्वश्रेष्ठ होगा? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड सोनली बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन, सो टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों में अच्छी लगती है, मैं बार बार आपको बात कहूंगी कि कौन बच्चा किस घर से आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्म का फायदा है एक, है ना। अमीर है, गरीब है, किस जाति संप्रदाय, कहां से आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिफॉर्म सबके लिए सेम होती है। स्कूल में व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट शर्ट, ब्लू स्कर्ट है तो ब्लू स्कर्ट, या ब्लू पैंट है तो ब्लू पैंट, सबके लिए है वो यूनिफॉर्म, वहां पे अच्छी है। लेकिन यूनिफॉर्म मेथड में, पढ़ाने के तरीकों में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, तो डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करिए। तो ये तो हो गया गलत। और सिर्फ हेरिडिटी निर्धारित करती है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोनली बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन, सिर्फ बायोलॉजिकल मैचुरेशन या हेरिडिटी से नहीं, एनवायरमेंट का भी अच्छा रोल है विकास में, ये कहना गलत होगा। अभी हमने बात की थी हेरिडिटी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, वो बाहर निकल के आएगा नहीं आएगा, एनवायरमेंट का रोल है उसमें। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, सो टीचिंग मेथड्स शुड फोकस ओनली ऑन फिक्स्ड माइलस्टोन्स। तो प्रिडिक्टेबल है इसलिए सिर्फ फिक्स्ड माइलस्टोन पे ही फोकस किया जाना चाहिए, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो माइलस्टोन बनाए हैं उन्हीं पे फोकस करें। पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। ठीक, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड एड्रेस कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी विकास जो है बहुआयामी है, कई आयाम है उसके, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, ये सब है। और सभी को ध्यान में रख करके स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए कि बच्चे का दिल, दिमाग, यानी हार्ट, हैंड, हेड की जो शिक्षा है, कॉग्निटिव, जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल विकास के चारों ही प्रकार को इंक्लूड किया जा सके। बच्चे का मन भी लगे क्लास में, बच्चा ग्रुप में भी सीखे, बच्चे का मानसिक विकास भी हो, फिजिकली भी उसको एक्टिविटी कराई जाए। स्पोर्ट्स पीरियड भी रखते हैं आप, गेम्स पीरियड जिसको हम कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस, सो टीचिंग स्ट्रेटजीज शुड फोकस ओनली ऑन चाइल्डहुड ग्रोथ, यानी विकास जो है एक समय के पश्चात रुक जाता है, ऐसा कहना गलत है। विकास को हम कॉन्टिन्यूस मानते हैं जब तक कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट ना आ जाए सामने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है सवाल 9। देखिएगा, कथन है चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी वो बच्चे जो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, 7 से 11 की अवस्था, प्याजे की स्टेज में जो थर्ड स्टेज है, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट यानी सी से मैंने आपको 3 चीजें बताई हुई हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष जो है स्कूल एज जिसको हम कह रहे हैं, या लेटर चाइल्डहुड कह दे रहे हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, CCS, है ना, कंजर्वेशन, संरक्षण। और कंजर्वेशन क्या होता है? क्वांटिटी चेंज नहीं होती,
शेप और साइज के बदलने से 200 ml पानी 200 ml रहेगा, बाल्टी में डालिए, मग में डालिए, कहीं भी डालिए, ठीक। तो ये है आपका कंजर्वेशन संरक्षण के गुण के वॉल्यूम सेम रहता है, शेप और साइज बदलने से वॉल्यूम नहीं बदलता, यानी मात्रा नहीं बदलती। फिर है क्लासिफिकेशन, बच्चा अलग अलग गुण के आधार पे अगर ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, बांट पाएगा। और सीरिएशन है घटते बढ़ते क्रम में लगाने की क्षमता, जो अपवर्ती और अनुवर्ती पढ़ते थे हम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तीनों क्षमताएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल ट्रू बात है, सत्य है। रीजन क्या है? द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन पे बेस्ड है ये, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कहना एकदम गलत बात है ना? क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और अमूर्त चिंतन, यहाँ पे कॉन्क्रीट जिन चीजों को टच और फील कर सकते हैं, इस पेन के प्रति लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, बट एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजें जो सामने नहीं है ना, जैसे प्रेम क्या है, कैसे छू के बताओगे? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या हाइपोथेटिकल रीजनिंग नेक्स्ट स्टेज में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। ये दोनों उसके गुण हैं, ना कि इसके। तो ए तो सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 1/3 काम आपका इस क्वेश्चन पे खत्म होता है, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, हाउ डू कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक यंत्र, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, सिंबल्स, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण, भाई वाइगॉस्की कह रहे हैं ना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, यानी उसके दिमाग के विकास के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक टूल क्या होंगे, संस्कृति में क्या क्या है, आपके कुछ सिंबल्स हैं, भाषा है, टेक्नोलॉजी है, तीज त्योहार सब हैं, है ना, फेस्टिवल्स जिनको हम कह रहे हैं। तो ये कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये पूछा है हमसे। कल्चरल टूल्स हैव नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, भाई हमें पता है SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के दिमाग के विकास में, ये वाइगॉस्की कह रहे हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि सिग्निफिकेंट नहीं है। कल्चरल टूल्स एक्ट एज एड्स दैट एक्सटेंड अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव एबिलिटीज, अलाउइंग देम टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड एंगेज इन हायर ऑर्डर थिंकिंग। सांस्कृतिक उपकरण जो है, ये भाषा हो, प्रतीक हो, प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो सीख रहे हैं आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और मैं भाषा का भी इस्तेमाल कर रही हूं, तो ये सब टूल्स हो गए, है ना। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भाषाएं होंगी, जिससे उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने में उच्च क्रम का चिंतन डेवलप होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग आपकी विकसित होगी। जब आप पढ़ रहे हैं, किसी से कोई बात सुन रहे हैं, है ना, इन सब का सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक विकास होगा, बात तो सही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। कल्चरल टूल्स लिमिट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय फोकसिंग चिल्ड्रंस अटेंशन ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। रटने की बात वाइगॉस्की कभी नहीं करेंगे। कल्चरल टूल्स आर ओनली यूजफुल आफ्टर अ चाइल्ड रीचेस द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात तो वाइगॉस्की ने की नहीं है, ये पियाजे को इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे खींच करके एक ऑप्शन बना दिया, जो कि गलत है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे ही गलत हैं, या सेकंड ऑप्शन इसीलिए सही है क्योंकि बाकी सारे गलत हैं, भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हालांकि हो सकता था वो भी गलत, और फटाफट से जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख करके। बढ़ेंगे अंशु, ये देखो किन टॉपिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, मॉक में नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उनको देखो पहले, है ना। असर्शन क्या है, कथन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मींस दैट जेंडर रोल्स कैन चेंज ओवर टाइम एंड वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। बात तो सही है, जेंडर पे क्वेश्चन आता ही है। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की या जेंडर की अवधारणा का अर्थ है कि लैंगिक भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं और विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकती हैं। यानी समय के साथ महिलाएं, जो जेंडर रोल्स हैं, जो समाज ने तय किए हैं कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, वो समय के साथ बदल सकता है, जो कि बदल ही रहा है। आप देख लीजिए, अब से पहली जनरेशन से पहली जनरेशन में, आज से 50 साल पहले देख लीजिए, आप 20 साल पहले देख लीजिए, बहुत सारी जगह, इवन आज भी कुछ जगहों पे तो लड़कियों को पढ़ाना थोड़ा सा बेहतर नहीं माना जाएगा, उनका काम करना। समय के साथ वो चीजें बदली हैं, है ना। जो माँ बाप या जो लोग शायद अपनी पत्नियों को, या जिन घर में महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं थी, आज शायद वहां पे है ना, जिनकी पत्नियों को शायद आज़ादी नहीं थी, उनकी बेटियों को आज़ादी है पढ़ने की। ये क्या है? समय के साथ बदला है जेंडर रोल, और इसमें सभी को योगदान निभाना चाहिए। ये नहीं है कि बैठ के तमाशा देखो कि जब 100 साल बाद बदल जाएगा, जब सबके लिए बदलेगा तो हमारे लिए बदलेगा। जब आपको पता हो कि कोई चीज़ बदली जा सकती है तो उसको बदलने पर कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सब ऐसे ही चलता रहता। सती प्रथा भी नहीं बदलती और बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं होती, समय के साथ चेंज होती रहनी चाहिए। जेंडर रोल्स चेंज किए जा सकते हैं, और अलग अलग समय पे अलग अलग संस्कृति में, जो हो सकता है भारत में गलत माना जा रहा हो, कहीं और ना माना जा रहा हो, या वाइस वर्सा, तो अलग अलग जगह पे जेंडर रोल्स भी डिफरेंट है।
और इनको चेंज किया जा सकता है, बात तो सही है। जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। नहीं तो झाड़ू पे थोड़ी लिखा है कि मुझे सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करेंगी, या खाने पे थोड़ी लिखा है कि कुकर पे लिखा हुआ है कि ये तो पुरुषों के लिए नहीं है ना, कोई भी यूज कर सकता है। तो ये सामाजिक रचना है, सामाजिक संरचना है। रीजन क्या है ना, इसका रीजन क्या दिया इन्होंने? जेंडर रोल्स आर यूनिवर्सली फिक्स्ड एंड एनी डिफरेंस इन रोल्स बिटवीन सोसाइटीज आर द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कि दुनिया भर में जो लैंगिक भूमिकाएं हैं वो सार्वभौमिक हैं, फिक्स हैं, और समाज के बीच में जो भूमिकाओं को कोई भी अंतर जैविक कारकों का परिणाम है। यानी बायोलॉजी ने कहा है हमें, जी नहीं, बायोलॉजिकली बहुत ही अलग तरह के डिफरेंसेस हैं कि महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देंगी, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, इसका जेंडर रोल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि फिक्स हैं दुनिया में अलग हैं। ठीक, तो ए तो सही है, बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखेंगे, एक नंबर में सवाल आता है कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इंग्लिश की तरफ आपको देखना पड़ेगा, हिंदी में कई बार ये लिंग ही लिख देते हैं, दोनों को जैविक संरचना है। कि महिलाओं और पुरुषों में बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस हैं, है ना, कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सपीरियंस करनी होती है और पुरुषों को नहीं करनी होती है। महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पुरुष नहीं दे सकते हैं। ये क्या है? ये जैविक डिफरेंसेस हैं, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं। लेकिन जेंडर क्या है? जो समाज ने काम को जोड़ दिया इन सब चीजों से जबरदस्ती, क्या है? ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, ना कि बायोलॉजिकल। तो GS से याद रख सकते हो, जनरल स्टडीज वाला, कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, और इसके अलावा जो बच जाए SB, सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है ना। मेरी गर्लफ्रेंड 3.0 पास कर चुकी है, ब्रेकअप कर लिया, अब क्या करें? ईता साहेब, अब आप भी 4.0 जो है पास कर लीजिए BPSC का, और फिर इंतकाम मत लीजिए, चुपचाप से कोई और ढूंढिए, व्यक्ति मिल जाएंगे जीवन में, लोग आते जाते रहते हैं। आप दूसरी गारंटी कब तक लेंगे? हैं उनके जो भी डिसीजंस हैं वो उनके हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छी बात है, जिसे जाना था वो उसको जाना ही था, आपको समय से पता लग गया, है ना। अब आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, 8 बिलियन की आबादी है, एक व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं भी मिलेगा तो आप अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। ये ज्ञान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। आ जाओ इधर। समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको जेंडर से मत जोड़िएगा कि लड़की थी और नौकरी लग गई तो चली गई, लड़का होता तो नहीं जाता। दोनों तरह के लोग दुनिया में खूब एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी सामाजिक संरचना इस तरह की है कि ये चीज़ ज़्यादा प्रमोट हो जाती है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबी कथा हो जाएगी, संडे वार्ता में किसी दिन वाचन करेंगे। आ जाओ। अजर्शन क्या है? अजर्शन है, कितने खुश हो जाते हैं आप लोग इस तरह की बातों में, मैं देख रही हूँ कितनी खुशी, अभी तक रो रो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। असर्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मींस दैट जेंडर रोल्स कैन चेंज ओवर टाइम एंड वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। यानी सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की अवधारणा का अर्थ है कि लैंगिक भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं। ये तो हम कर चुके ना, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, कर चुके हैं हम। कहाँ थे आप? देख भी लिया करो यार। तो जेंडर रोल्स आर यूनिवर्सली फिक्स्ड, ये कहना गलत होगा, तो ए तो सही था इसमें, बट आर गलत था। हमारी टीम भी सो जाती है बातों में, और हम भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा, जहां हर तरह का बच्चा पढ़ता है, चाहे किसी को कोई डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई गिफ्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल एवरेज बच्चा हो, हर एक बच्चा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, असिस्ट करती हो, जो हेल्प करती हो बच्चे को किसी एक काम में। मतलब क्या हुआ? बच्चे को सुनने में दिक्कत है, एक मशीन दे दी आपने जिससे वो सुन सकता है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, जो देख नहीं सकता, उसको आपने ब्रेल लिपि की किताबें दे दी तो वो टच एंड फील करके पढ़ लेगा। ये टेक्टाइल मटेरियल दे दिया। ये सब असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। ठीक, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो असिस्ट कर रही है बच्चे को, जो काम वो खुद से नहीं कर पा रहा है उसको मदद करने में, और जनरली इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल बच्चों के लिए यूज की जाती है। समझते हैं कहानी क्या है। इट इज ओनली नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स विद सीवियर डिसेबिलिटीज एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन जनरल क्लासरूम। यानी यह केवल गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए होती है, ऐसा नहीं है, और सामान्य क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा होगा। इट प्रोवाइड्स टूल्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एक्सेस द करिकुलम एंड एंगेज मोर फुल्ली इन क्लासरूम एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसे यंत्र बच्चों को देगा, दिव्यांग छात्रों को पाठ्यचर्या तक में सीखने के अवसर प्रदान करेगा। कि एक बच्चा है जो मान लीजिए
सुन के सीख सकता है, देख नहीं सकता, तो उसको आप एक इस तरह का मटेरियल, या जैसे मैंने वो फोन वाला एग्जांपल दिया था कि फोन बजता है और वो बच्चा जो देख नहीं सकता, तो फोन में एक ऑप्शन है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कि वो बोल करके नाम बता देगा कि किसका फोन है, तो ये भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही है। इट रिप्लेसेस द नीड फॉर टीचर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, अब बच्चे टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर सकते हैं, टीचर की जरूरत नहीं है, गलत बात है। इट इज primarily used to give students extra time for assignments rather than modifying content और instruction। बस एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ये भी कहना गलत है, हेल्प के लिए होता है उनको इंस्ट्रक्शन में। तो सेकंड ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है। कोहलबर्ग पे आते हैं, एक क्वेश्चन कोहलबर्ग का आता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा, इन कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच स्टेजेस डिस्क्राइब्ड बाय इंडिविजुअल्स मेकिंग मॉरल डिसीजंस बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, अमूर्त सिद्धांतों पे जो सामने है ही नहीं, सच एज जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी रेदर देन सोसाइटल लॉज, जो सामाजिक नियम चले आ रहे हैं उनकी बजाय अपने अमूर्त सिद्धांतों पे जिनको छुआ तो जा नहीं सकता, जो आइडियाज में है, जैसे जस्टिस, न्याय पे, इक्वालिटी पे कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में या और इंसानों में, 70 तरह की बात हो सकती है, इक्वालिटी भी अलग अलग बेसिस पे हो सकती है, राइट्स सबके अपने अधिकार होने चाहिए, इस बेसिस पे डिसीजन लेता है, अमूर्त प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, ना कि जस्ट जो चला आ रहा है उसके बेसिस पे। तो ये तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट तो मतलब ही नहीं है, खुद से व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा या तो थर्ड या फोर्थ, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें भी अमूर्त प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे जो चर्चा है वो ये है कि समाज में अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है यदि बहुत सारे वर्ग को जरूरत हो, लेकिन इंडिविजुअल के राइट हैं। लेकिन बात हो रही है कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, यानी एक व्यक्ति पूरे समाज के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है या उसको जो लगता है सही वो उसके हिसाब से काम करेगा, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जो अमूर्त होते हैं। सिद्धांत देखे थोड़ी जा सकते हैं, लोग अपने सिद्धांतों के लिए जीवन का त्याग कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, हाईएस्ट स्टेज है, हर कोई यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता। और इस स्टेज पे पहुंचने मतलब ये नहीं जीवन का त्याग कर दो, अपनी बात पर रहने वाली बात है कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। क्वेश्चन, या आपको जो गलत लग रहा है उसके लिए खड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये कहता है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच द टीचर्स रोल शिफ्ट्स फ्रॉम बीइंग द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज टू अ फैसिलिटेटर हु गाइड्स स्टूडेंट्स टू their learning. In their learning, this approach emphasizes the importance of the child's active participation, interests and learning pace. It encourages children to take responsibility for their learning, promotes critical thinking and fosters creativity through hands-on activities and exploration. Which of the following best describes the main goal of child-centered education in a क्लासरूम सेटिंग? यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में एक दृष्टिकोण है कि ज्ञान एकमात्र स्रोत से बदलकर, यानी टीचर कोई सब कुछ नहीं, सर्वे सर्वा नहीं है, क्या है, सुविधा दाता है जो माहौल क्रिएट करेगा और बच्चे को सक्रिय भागीदार बनाएगा, एक्टिव लर्नर बनाएगा, बेसिकली बच्चे को एक्टिव रखेगा। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बच्चा सेंटर में, उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड सेंटर में है। तो रटवा दीजिए बच्चों को नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ऑन टीचर लेड लेक्चर्स नहीं, भाई बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड में। टू एम्पावर चिल्ड्रन टू लर्न एक्टिवली बाय एंगेजिंग them in activities that match their developmental needs, बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहां उनको सक्रिय रूप से सिखाया जाएगा, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन है टू फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स टू एंश्योर, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट नहीं चाहिए कि सबके लिए एक जैसा यूनिफॉर्म अगेन कपड़ों में अच्छी है, ना तो आकलन में, ना तो मेथड में, ना तो असेसमेंट में, ना ही आपके मेथड्स में। वहां डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए, मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए, ना कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा। डिस्लेक्सिया पे सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है डिस्लेक्सिया? ये कहता है जो कथन है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिस्लेक्सिया ऑफन फेस चैलेंजेस इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग, बट इन देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मे बी नॉर्मल और अबव एवरेज। अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स। यानी डिस्लेक्सिक जो बच्चे हैं जिनको डिस्लेक्सिया है, उनको अधिगम की अक्षमता वाले बच्चे अक्सर पढ़ने में, यानी डिस्लेक्सिया तारे जमीन पर याद कर लीजिए ईशान अवस्थी का जो केस है, तो पढ़ने में दिक्कत होती थी, उसको खड़ा किया जाता था बच्चे को पढ़ने के लिए, तो वो बहुत एंग्शियस महसूस करता था। तो बी को डी पढ़ सकते हैं, है ना, पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। लिखने और वर्तनी की चुनौतियों में भी सामना आएगा, भाई जब पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, लिख कहां से पाएंगे, स्पेलिंग कहां से करेक्ट होगी, तो इन सब में होती है दिक्कत। बट इनका आईक्यू ऐसा नहीं है कि कम होगा, बच्चों का एवरेज या अबव एवरेज आईक्यू भी हो सकता है डिस्लेक्सिया होने के बावजूद। डिस्लेक्सिया का मतलब ये नहीं है बुद्धि की कमी है, आपको मेथड डिफरेंट, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, उसका दिमाग प्रोसेसिंग अलग से करता है, अलग तरह से करता है चीजों की, तो वो ब्रेन में लेटर्स अलग तरह से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका आईक्यू कम है। रीजन क्या है? अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी रिक्वायर्स स्पेशल accommodations such as modified teaching methods, extra time for task and the use of visual aids to help them overcome the difficulties in learning to read and write। यानी इन बच्चों के लिए आपको
चेंजेस लाने की जरूरत है अपने सिस्टम में, जिसमें आपको मेथड्स में चेंज लाओ, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, विजुअल एड्स, प्रिंटेड मटेरियल कुछ और इस तरह का दे सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये बात एकदम सिंपल सरल है, बस थोड़ा पढ़ने में लेंदी था, बाकी तो जो है क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का आता है तो कई सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के मिलेंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी, यानी जो सेरेब्रल पाल्सी है आपका, जिसमें ब्रेन बेसिकली जो आपकी पूरी बॉडी है, जीरो मूवी याद कर लीजिए, उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर आई बिलीव के उनको सेरेब्रल पाल्सी ही दिखाई गई है, नहीं शाहरुख खान का नहीं, अनुष्का शर्मा, हाँ। तो अगर हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी की, तो आपकी बॉडी ब्रेन में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और बहुत सारी चीजें जन्म के समय पे हेरिडेटरी रीजंस होते हैं जनरली, तो सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी एक्सपीरियंसेस, अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी एक्सपीरियंसेस फिजिकल डिसेबिलिटीज दैट में इंपैक्ट मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट कंट्रोल, तो बैठने में, चलने में, फिरने में, मूवमेंट कंट्रोल में, तो इन सब में दिक्कत होगी ही। डिपेंडिंग ऑन दी सीवियरिटी, अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी में स्ट्रगल विद टास्क सच एज वॉकिंग, राइटिंग और कंट्रोलिंग हैंड मूवमेंट्स। हाँ, डिपेंड करेगा कितना सीवियर है सेरेब्रल पाल्सी का केस। द क्लासरूम एनवायरमेंट मस्ट बी अडॉप्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ सच चिल्ड्रन, एंश्योरिंग दे हैव एक्सेस टू नेसेसरी असिस्टिव डिवाइसेज एंड फिजिकल एकोमोडेशंस, तो उनकी चेयर ऐसी हो सकती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, और इस तरह के असिस्टिव डिवाइसेस, स्टीफन हॉकिंग भी आई थिंक डिवाइसेस का ही यूज करते थे, वो बोल तो पाते नहीं थे, ठीक, मतलब उस तरह से। और नॉर्मली व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर अ टीचर व्हेन वर्किंग विद अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पाल्सी इन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक टीचर का क्या अप्रोच होनी चाहिए वो जब समावेशी कक्षा में सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे के साथ डील कर रहा हो। तो पहला ऑप्शन है अवॉइड यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, नहीं भाई असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ये असिस्ट करेगी, मदद करेगी व्यक्ति को जहां समस्या है। प्रोवाइड अ कंप्लीट, चाहे वो मशीन्स हो, कुछ भी हो सकता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। प्रोवाइड अ कंप्लीटली सेपरेट क्लासरूम, नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। मॉडिफाई क्लासरूम फर्नीचर एंड एक्टिविटीज टू एकोमोडेट द चाइल्ड्स फिजिकल लिमिटेशंस व्हाइल एनकरेजिंग इंक्लूजन एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स, यानी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ पाए, और क्लासरूम में जो चेंजेस की जरूरत है वो चेंजेस आपको करने हैं एज अ टीचर। मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे, आपके स्कूल में रैंप नहीं है या लिफ्ट नहीं है, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखिए उस बच्चे की जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, जिसको मूवमेंट में दिक्कत है ना, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जहां जहां यूज कर सकते हैं वो करिए। फिर आता है फोर्थ, रिक्वायर द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा थोड़ी विदाउट एनी स्पेशल अकोमोडेशन, बच्चों को कहेंगे सब दौड़ रहे हैं तुम भी दौड़ो बिना किसी हेल्प के, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको सिस्टम में चेंज करना होता है, सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ना कि बच्चे में। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, तो सिस्टम में चेंज करो ना कि बच्चे में। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, है ना। बच्चों को फिट करने के लिए सिस्टम में चेंज की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज लाइए ना कि बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने मेथड्स में, थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मोटिवेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एज इट इन्फ्लुएंसेस द एफर्ट, कि बच्चा मोटिवेटेड होगा तो ज्यादा एफर्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। एंड परसिस्टेंस अ स्टूडेंट पुट्स इनटू लर्निंग एक्टिविटीज, के बार बार वो दृढ़ता से लगा रहेगा या नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मोटिवेटेड है भी या नहीं, है ना। भाई जिस एग्जाम के लिए आप मोटिवेटेड नहीं है उसके लिए आप पढ़ेंगे नहीं, जिस में आप को लगता है कि आप मोटिवेटेड हैं, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, तो आप काम करेंगे उस चीज के लिए। अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मोटिवेशन दो प्रकार की हो सकती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी इंटरनल आंतरिक या एक्सटर्नल। आंतरिक में रीजन अंदर होगा कि आप चाहते हैं किसी काम को, आपको क्यूरियोसिटी है, आपकी जिज्ञासा है, आपको पसंद है वो चीज इसलिए आपको करनी है, इंट्रिंसिक ये हो गई। एक्सटर्नल में बाहर के रीजन होंगे, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, व्हाटएवर, प्राइज, फेम, कुछ भी हो सकता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द डिजायर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी फॉर इट्स ओन सेक, खुद के लिए आपको करनी है, ये इंट्रिंसिक है। वाइल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और प्रेशर्स, कि बाहर से जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं या प्रेशर है, पापा शादी कर देंगे इसलिए नौकरी लेनी है, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ठीक। टीचर्स हु फोस्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील ऑटोनॉमस, कॉम्पिटेंट एंड रिलेटेड टू अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट लाइकली टू एनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने की सबसे अधिक संभावना रखती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ानी है, एक्सट्रिंसिक से कई बार काम चल जाता है कि ठीक है आपने इस डर से ही पढ़ाई कर ली तो नौकरी मिल गई, है ना। तो नेक्स्ट पे मतलब इसका क्वेश्चंस देखते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाने के लिए क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑफरिंग रिवॉर्ड, देखो आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी कारणों से नहीं बढ़ेगी,
कि आपको आंतरिक अभिप्रेरणा चाहिए, रीजन अंदर चाहिए फिर उसके लिए। सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स दैट आर अटेनेबल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट, कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, चलो ठीक है। प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट टीचर डायरेक्टेड कंट्रोल, टीचर डायरेक्टेड कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया। रोट मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन, ये भी बाहरी कारण है, एक ही ऑप्शन यहाँ सेंसिबल है। इंटरनल मोटिवेशन को लेके सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स दैट आर अटेनेबल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मान लीजिए बच्चे को खेलना पसंद है और आप उसमें ऐसे गोल्स रख रहे हैं जो अचीव कर पाए, वो अगले दिन वो अपने आप से इंटरनली ही मोटिवेटेड होगा, तो रीजन अंदर है, ऐसा लक्ष्य प्रदान करना है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ये कहीं बाहर नहीं दिखेगा, ये अंदर दिखेगा। तो बाकी ऑप्शंस में से सिर्फ सेकंड ही है जो इंटरनल मोटिवेशन के आसपास भी है, जिसमें रीजन बाहर नहीं दिख रहा है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और फिर समझिएगा कहानी क्या कहना चाहता है कवि। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन लेंदी हैं ये कुछ क्वेश्चंस। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीबीएसई लेकर के आया 2009 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यानी बच्चे को कॉन्टिन्यूअसली और हर एक पहलू में आप आकलन करते रहें बच्चे का, ठीक। ये क्या है, इज एन अप्रोच टू असेसमेंट दैट फोकसेस नॉट ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, पेपर पेंसिल ही नहीं, वो बाकी उसकी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट पहलुओं को भी आप देख पाए, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव के डिसिप्लिन में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, उसमें भी ग्रेड दे रहे हैं, सिर्फ पेपर लिखे वाले में नहीं दे रहे हैं। सीसीई एम्स टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड प्रोग्रेस यूजिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ऑनगोइंग होता है, सबमेटिव जो एंड टर्म पे होगा, हाफ ईयरली, ईयरली, ऑनगोइंग है आपका जो फॉर्मेटिव होते रहते हैं आपके टेस्ट वगैरह। इट ऑल्सो प्रमोट्स द यूज ऑफ डाइवर्स टूल्स सच एज प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स एंड क्लास डिस्कशंस टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अलाइंस मोस्ट क्लोजली विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सीसीई। बेसिकली हर एक पहलू में आप बच्चे को जांच पाएं इस बात के साथ कौन सा प्रिंसिपल आपका जाएगा। तो सिर्फ फोकस करना फाइनल एग्जाम पे, तो इसमें तो सिर्फ आपका ऐसे आ गया, एफए तो आया ही नहीं। डेली बेसिस पे कॉन्टिन्यूअस भी तो होना चाहिए ना। यूजिंग रेगुलर क्विज, पीयर असेसमेंट एंड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर, एनकरेजिंग लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट इन वेरियस एरियाज। पूरे वर्ष आप अलग अलग पहलू को जांच रहे हैं, ये सही है। इग्नोरिंग स्टूडेंट बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, बच्चे के इमोशंस को नहीं करेंगे आप इग्नोर, और सिर्फ लास्ट में अगर आप असेस कर रहे हैं तो वो भी गलत है, उसमें सिर्फ वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मल और फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों को देखना है, लगातार भी कॉन्टिन्यूअस भी तो होना चाहिए आकलन, सिर्फ लास्ट में थोड़ी होगा। तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही यहाँ आसपास है इसके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये थोड़ा सा कम लेंदी है, इसको आप फटाफट पढ़ के बताएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एम्फसाइजेस दैट एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। टीचर शुड रिकॉग्नाइज दीज डिफरेंसेस एंड प्रोवाइड डैश टू मीट दी डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की जो अवधारणा है इस बात पर जोर देती है कि हर बच्चे के विकास और अधिगम का एक अनूठा पैटर्न है, हर एक बच्चा यूनिक है, अपनी कुछ यूनिक क्षमताओं के साथ जो है वो दुनिया में चलता है, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि टीचर को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि अलग अलग बच्चों में क्या अंतर है, किस में क्या क्षमता है और उसको कैसे सिखाया जाए। इसके लिए कौन सा मेथड अपनाएं, पनिशमेंट दे नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड असाइनमेंट नहीं, भाई सबके लिए सेम हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड, ये होगा यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड हो यूनिफॉर्म हो, ये मेथड्स में अच्छे नहीं है क्योंकि एक ही चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सबके लिए और सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है, यानी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सही होगा, विभेदी अनुदेशन जहां मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बच्चे की नीड्स को देखते हुए डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल होगा, इसीलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। बच्चों में भेदभाव नहीं कर रहे, बच्चे की नीड को समझते हुए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, यानी अनुदेशन दे रहे हैं आप बच्चे के, जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है उसको उस हिसाब से, है ना, कोई मैथ्स में अच्छा है उसको उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इमोशंस आर क्लोजली लिंक्ड टू द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। व्हेन चिल्ड्रन आर इमोशनली एंगेज्ड देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड। यानी जो बच्चे इमोशनली एंगेज्ड होंगे, यानी वो सामूहिक रूप से भी फीलिंग जो है उनका कनेक्शन फील हो रहा है उन्हें क्लासरूम में, तो वो बाकी एस्पेक्ट्स में भी बेहतर सीखते हैं, ठीक। फॉर इंस्टांस व्हेन अ चाइल्ड इज एंग्शियस, यानी एंग्शियस फील कर रहा है बच्चा, एंग्जाइटी है उसको, मान लीजिए एंग्शियस महसूस कर रहा है या बहुत नर्वस महसूस कर रहा है, तो दे मे हैव डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन। जिस पेपर में आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा अगर डरे हुए हैं, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी ठीक है, एग्जाम एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, तो वहां पे दिक्कत होगी जो आपको आता है उसको भी याद करने में, ठीक। वाइल फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी, जो व्यक्ति एक्साइटेड है, हाँ यार पेपर है, पेपर देके कहानी खत्म होगी, जो सीखा है देखते हैं क्या आ जाएगा, जो मैंने पढ़ा है वहीं से आएगा, सिलेबस से बाहर थोड़ी चला जाएगा और जितना जाएगा वो सबके लिए जाएगा, इस तरह की अगर क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा आपके दिमाग में है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, बात तो सही है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले बिटवीन इमोशन एंड कॉग्निशन, यानी जो आपका दिमाग है और आपके इमोशंस हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज मोस्ट लाइकली टू हेल्प अ टीचर, जब आपको पता है ये चीज कि बच्चे के इमोशंस और उसका दिल और दिमाग जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं,
उसका दिमाग और उसके इमोशंस एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? पहला है इग्नोर कर देंगे इमोशंस को, भाई फिर पता होने का फायदा ही क्या हुआ जब इग्नोर कर दिया तो। यूजिंग मेथड्स सच एज माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स रेगुलेट देयर इमोशंस, देयर बाय एनहेंसिंग देयर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। यानी छात्रों को उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेंगे, और माइंडफुलनेस, विश्राम की तकनीक, भावात्मक अभिव्यक्ति, अपनी बात को कह पाए ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे जैसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो इस सब से क्या होगा, इमोशनली वो सेफ एनवायरनमेंट में है तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, सही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, गिविंग स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टाइम वर्क या पनिशमेंट दे देंगे तो इससे तो और बाधा बनेगी, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, 21वां सवाल देखिएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है। देखिएगा थोड़ा सा लेंदी है। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एग्जिबिट अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट में इंक्लूड डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। यानी वो बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे टर्म आ जाते हैं, ADHD वगैरह, ऑटिज्म अपने आप में कई सारे। तो अगर बात कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चा है मान लीजिए, तो उसको कम्युनिकेट करने में अपनी बात को बार बार सेम बात रिपीट कर सकता है, ज्यादा लोगों में उसको दिक्कत हो सकती है, एनवायरमेंट में अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, ये सामान वहां से उठा के कहीं और रख दिया है तो भी उसको रोज रोज दिक्कत होगी अगर एनवायरनमेंट में चेंज है तो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, दीज चिल्ड्रन में ऑल्सो, वो माय नेम इज खान वाले शाहरुख खान को याद कर लीजिए, ऑटिस्टिक जैसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उनको क्या दिक्कत थी, बहुत साल पहले देखी थी मूवी, बट हाँ वो ऑटिस्टिक बच्चा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मिलते हैं। दीज चिल्ड्रन में ऑल्सो हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग फ्रॉम हाईली गिफ्टेड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और द टीचर्स रोल इज क्रूशियल इन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड टेलरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू मीट द चाइल्ड्स यूनिक नीड्स। बच्चे की नीड को समझते हुए आपको टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी बच्चे के मुताबिक एक्सपीरियंसेस डिजाइन करने हैं, बात तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सपोर्टिंग अ चाइल्ड विद ऑटिज्म इन अ मेन स्ट्रीम क्लासरूम, यानी एक नॉर्मल क्लासरूम में बच्चे को ऑटिज्म है आप पहचानते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे, सिंपल बात ये है। एनकरेज करेंगे बच्चे को टू एंगेज इन अनस्ट्रक्चर्ड सोशल एक्टिविटीज विद पीयर्स विदाउट एनी स्पेसिफिक गाइडेंस, तो वैसे ही उसको दिक्कत है बहुत ज्यादा घुलने मिलने से, और बिना गाइडेंस के तो और दिक्कत होगी। यूजिंग विजुअल स्केड्यूल्स प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफरिंग ब्रेक्स टू मैनेज सेंसरी ओवरलोड, ये मे बी लिमिटिंग द यूज ऑफ एनी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटीरियल, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो मटीरियल है उसका यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग एडिशनल असाइनमेंट्स टू कीप द चाइल्ड ऑक्यूपाइड, ये एकदम खराब तरीका है कि बस उस पर एक्स्ट्रा काम दे दो, तो यही ऑप्शन बचता है कि यूजिंग विजुअल स्केड्यूल्स, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑफरिंग ब्रेक्स टू मैनेज सेंसरी ओवरलोड। बहुत ज्यादा बच्चे के दिमाग पे, उसके सेंसेस पे ओवरलोड नहीं बनना चाहिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन का हो चाहे वो लोगों का हो, है ना। तो उस चीज को प्रॉपर एक प्लान शेड्यूल, यानी उसको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा चेंजेस अचानक से नहीं होने चाहिए, नहीं तो उस बच्चे को दिक्कत होती है जब अचानक से चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में बहुत सारे लोग, तो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट उस तरह का क्रिएट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है। 22वां सवाल, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक क्वेश्चन कम से कम आता ही है। हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फसाइजेस दैट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, यानी बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, सच एज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल। अ टीचर हु अप्लाइज दिस थियरी इन द क्लासरूम वुड, यानी आप एक टीचर हैं जो हार्वर्ड गार्डनर की इस बात को सपोर्ट करते हैं कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, और बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं इसका मतलब लोगों के सोचने और सीखने के भी कई प्रकार हो सकते हैं, यानी थिंकिंग एंड लर्निंग के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। अलग अलग बच्चों को, अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है, और हर एक बच्चे में कुछ अलग डिफरेंट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे। बात हो रही है जब डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं बच्चे तो डिफरेंट मेथड अपनाइए, सेम क्यों करेंगे। डाइवर्स एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करिए, स्टोरी टेलिंग, एक्सपेरिमेंट, ग्रुप डिस्कशन, म्यूजिक बेस्ड लर्निंग। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। फिर भी बाकी देख लेते हैं। फोकस ओनली ऑन लिंग्विस्टिक, एक तो ये ओनली ऑन जहां लिखा हो ये अपने आप में नेगेटिव हो जाता है 99% केसेस में। सिर्फ भाषा और लॉजिक पे फोकस करेंगे, नहीं भाई 8 प्रकार हैं बुद्धि के, तो सिर्फ भाषा और लॉजिक पे क्यों करेंगे, हैं। आज ही बैच में हम ये डिस्कस कर रहे थे। अवॉइड स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, नहीं भाई स्टूडेंट सेंटर्ड रखो टीचिंग मेथड को, जहां बच्चा सेंटर में हो, टीचर सेंटर क्यों रखना है, ये कह रहे हैं अवॉइड करो। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही बचता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 23, देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस अलाइंस विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग, रचनावादी दृष्टिकोण के साथ कौन सा एक ऑप्शन जाता है। रचनावाद का मतलब है यहाँ बच्चा ज्ञान की रचना करता हो, एक्टिव
बिल्डर ऑफ नॉलेज है, बच्चा सक्रिय है। जहां ऑप्शन में सबसे ज्यादा सक्रिय है, बच्चा एक्टिव है, वो सही है। रोट मेमोराइजेशन पे फोकस करो तो ये तो रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या, चलंत नहीं। सेकंड ऑप्शन है एनकरेजिंग लर्नर्स टू एंगेज इन ग्रुप डिस्कशंस टू बिल्ड न्यू नॉलेज, नए ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चे को चर्चा परिचर्चा में इन्वॉल्व करिए। ये बात सही लग रही है, बच्चा यहाँ एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद द करेक्ट आंसर्स एंड एक्सपेक्टिंग देम टू मेमोराइज, रट्टा लगवा दो सही आंसर दे करके, तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं, पैसिव है, निष्क्रिय है। यहाँ पे भी निष्क्रिय है जब वो रट्टा लगा रहा है। यूज फिक्स्ड वर्कशीट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स विदाउट कंसीडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की वर्कशीट, अलग अलग तरह के मेथड होने चाहिए, सबके लिए सेम नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, डिफरेंशिएटेड चलेगी, जहां पे बच्चा एक्टिव रह सके। तो ये सेकंड ऑप्शन ही सही है कि जहां बच्चे एक्टिव हैं और डिस्कशन करके सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है 24वां सवाल, देखते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल एग्जामिनेशन आवर टीचर क्रिएट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पेपर डिजाइंड टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है जिसमें सारी ही चीजें यानी समग्रता से पूरे सिलेबस को सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स टॉट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी साल भर में टॉपिक पढ़ाए गए हैं सबकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा ये पेपर। द स्कोर्स आर देन यूज्ड टू रैंक स्टूडेंट्स एंड रिपोर्ट देयर एकेडमिक अचीवमेंट टू पेरेंट्स। विच टाइप ऑफ असेसमेंट डज दिस बेस्ट रिप्रेजेंट। तो एक है आपकी SA सबमिटिव योगात्मक मूल्यांकन, दूसरा है FA जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। एक तो ये एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी सीखा है उसका आकलन, फिर जो स्कोर्स हैं उनके बेसिस पे रैंक भी किया जा रहा है ना, और रिपोर्ट करना है पेरेंट्स को। तो ये एक तरह से एनुअल एग्जाम्स हो गए। जो एसए का पार्ट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है ये। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग होता तो फॉर लर्निंग हो जाता, ये तो हट गया। असेसमेंट एज लर्निंग तो बच्चा खुद को ही आकलन करता है, पेरेंट्स का यहाँ कोई रोल नहीं आता बाद में। नन ऑफ दी अबव बिकॉज ऑफ दी असेसमेंट इज समेटिव इन नेचर, नहीं जब बात तो वही हो गई। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये, बिकॉज दी फोकस इज ऑन इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितना अचीव किया, जो लर्निंग गोल्स रखे गए थे वो किस हद तक अचीव हुए, इस आधार पे आप रिपोर्ट बना रहे हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन है, सबमिटिव। ईयरली, हाफ ईयरली इसी तरह के एग्जाम्स होते हैं।